एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटी। सबसे पहले तो ना ये समझना होगा तुम लोगों को एक्चुअली स्टोर कैसे होती है किसी कैपेसिटर। एक्चुअली एनर्जी मैं बता चुका हूँ कि कैपेसिटर के का काम क्या होता है। कैपेसिटर इज एक्चुअली स्टोरर ऑफ एनर्जी, मतलब ये स्टोरर ऑफ चार्ज। मतलब कि ये चार्ज को अपने अंदर ऐड करके रखता है, मतलब अपने आप स्टोर करके रखता है। और जब जब रिक्वायरमेंट होती है तब तब कैपेसिटर चार्ज दे देता है। इसका मैं एग्जाम्पल भी बताया था पिछले, याद होगा वो फैन वाला। अभी क्या है इसमें, देखो जैसे अपन को निकालना है कि एनर्जी क्या होती है, कितनी स्टोर होती है कैपेसिटर में, या कहानी क्या होती है। जैसे ही हम इस कैपेसिटर को, किसी भी कैपेसिटर को, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इस तरह अपन पढ़ रहे हैं, इस कैपेसिटर में अगर तुम इसके अगेंस्ट बैटरी लगाओगे ना, कोई एक बैटरी जो बाहर से लगा रहे हो, वो बैटरी धीरे-धीरे इसमें चार्ज सप्लाई करेगी, चार्ज सप्लाई करती है, और उस चार्ज सप्लाई होने की वजह से इसमें वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट होता है। वोल्टेज डिफरेंस एक्चुअली वो वाला वोल्टेज होगा जो बैटरी का वोल्टेज होगा। उसकी वजह से इसके अंदर चार्ज एड अप होता जाता है। ठीक है? कहीं पर भी किसी को भी डाउट आए, कोई कोई दिक्कत हो, तो मुझे रोक देना वहाँ पे। तनुष, मैं तुम्हें बता रहा हूँ है ना, क्योंकि ये लोग तो पहले से पढ़ रहे हैं। तुम नए हो तो तुम अगर ऐसा है ना, मैं पढ़ाता रहूँगा, और अगर तुम्हें कोई डाउट है, तो कुछ नहीं तो मुझे एकदम रोक देना, ठीक? वहाँ पे सॉल्व करके बता दूँगा। एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर में क्या होता है? ये है अभी, अब देखो एनर्जी का जो फ़ॉर्मूला होता है, चलो ख़ैर मैं बाद में बताऊँगा। जैसे सपोज़ अब जैसे चार्ज प्रोवाइड कर रहे हो किसी भी इंस्टेंट पर, इसके पास प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज आ गया है। तो और सपोज़ मान लो कि जो पैरेलल प्लेट के बीच में जो डी डिस्टेंस, हम यूजुअली निकालते हैं एनर्जी। एनर्जी जो कि स्टोर होती है वो यूजुअली द वर्क डन, है ना? वर्क डन इन टेकिंग द चार्ज फ्रॉम हियर टू हियर। तो चार्ज का जो डिपोज़िशन हो रहा है, उसमें जो वर्क डन होगा वही एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इन्वॉल्व हो नहीं रही है यहाँ पे, लॉ ऑफ कंज़र्वेशन होने के हिसाब से। जो टोटल वर्क डन होगा वो एक्चुअली एनर्जी स्टोर होता है। अब वर्क डन क्यों होगा? क्योंकि जैसे-जैसे यहाँ पर एक चार्ज अगर स्टोर हो रहा है, जैसे यहाँ पर प्लेट्स में आ रहा है चार्ज, दोनों प्लेट पे इक्वल एंड अपोज़िट आता जा रहा है। तो उस चार्ज को तुम्हें पता होगा कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस भी है दोनों प्लेट्स के बीच में, तो जो इसमें वर्क और इसके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है। तो जो वर्क डन होगा वो क्या होगा? ई इंटू क्यू, क्योंकि फ़ोर्स, चार्ज के ऊपर जो फ़ोर्स होती है वो ई होती है, और ये डी डिस्टेंस, ये वर्क डन हो जाएगा। फ़ोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फ़ोर्स इंटू डिस्टेंस, ठीक है? ये क्लियर है ना? अभी मुझे ये पता है कि E इज़ इक्वल टू V बाई डी भी होता है। एक रिलेशन हो मुझे पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की, E इज़ इक्वल टू माइनस dV बाई dr होता है। उस वजह से मैं इस वाले के केस में, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स V है, मैं E इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ इक्वल टू V बाई डी लिख सकता हूँ। मैं E को V इंटू डी लिख सकता हूँ, E इज़ इक्वल टू V बाई डी लिख सकता हूँ। V बाई डी इंटू Q इंटू D, डी कैंसल कर दो। बेसिकली जो तुम्हारे पास वर्क डन हुआ है, जो कि एक्चुअली में एनर्जी स्टोर्ड है, वो तुम लिख सकते हो V इंटू क्यू। पर ये टोटल वर्क डन नहीं हुआ है, क्योंकि चार्ज टाइम के साथ-साथ चेंज होता जा रहा है। अब मुझे पता है कि अगर कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर के केस में मुझे ये भी पता होता है कि किसी इंस्टेंट पे Q इज़ इक्वल टू C है। मैं V को, वोल्टेज को Q बाई C लिख सकता हूँ। इसमें क्या हो जाएगा, मेरे पास जो डेल्टा W वर्क डन हो जाएगा, वो हो जाएगा Q बाई C इंटू, अच्छा इसमें ना मुझे एक्चुअली यहाँ पर dq लिखना पड़ेगा। रीज़न क्या है? क्योंकि ये चार्ज ना वेरिएबल, चार्ज चेंज हो रहा है। अगर मुझे टोटल वर्क डन निकालना है तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा 0 से तक, Q बाई C इंटू डी हो जाएगा। हो गया मेरा टोटल वर्क डन, टू टोटल व्हिच इज़ इक्वल टू, इंटीग्रेट करोगे तो C बाहर आ जाएगा, 0 टू Q, Q dQ इज़ इक्वल टू Q स्क्वायर बाई
दिस इज़ द एनर्जी स्टोर्ड, ये एनर्जी स्टोर्ड होती है। अब मैं यहाँ पर पता है, फिर वही बात है कि मैं मतलब ये डेरिवेशन इम्पोर्टेंट नहीं है तो एग्ज़ामिनेशन ये योग क्यों कॉल कर रहा है? अच्छा योग आ गया क्या? ओके, कुछ सुनाई दे रहा है? तुमने बोला तुमने तुमने बोला ना योग तुमने बोला ना कि मैं लॉबी में हूँ सर, मुझे ऐसा लगा कि तुम ना हो किसी इंस्टीट्यूट की लॉबी में हो अपने। अच्छा, नहीं सर, मैं आ गया था, मैं जॉइन लेट हो गया था आज। हाँ, हाँ, एक्सक्यूज दे कोई दें। कोई बात नहीं। मुझे मुझे ऐसा लगा कि तुम अपने इंस्टीट्यूट की लॉबी में रेगुलरली क्लासेस होगी। देखो मैंने एक्चुअली बस ये बताया है कि एनर्जी स्टोर्ड कितनी होती है कैपेसिटर में। इसका एक बार डेरिवेशन देख लेना, वैसे एग्ज़ामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। मैंने एडवांस के लिए तुम लोगों को बताने के लिए ये डेरिवेशन करवाया है। बेसिकली यहाँ पर जैसे-जैसे टाइम के साथ अगर डेल्टा क्यू चार्ज इंक्रीज़ होता है इस पर, तो उसको स्टोर करने में कितना वर्क लगता है, वो कैलकुलेट किया मैंने और फिर उसके बाद उसको इंटीग्रेट कर दिया। क्लियर है ना सबको? इसमें कोई डाउट हो तो मुझे बता दो, तो फिर मैं नहीं तो आगे बढ़ूँगा। नहीं है? किसको नहीं है? हेलो, हेलो, क्लियर है हेलो। सर। नहीं है ना? नहीं। हाँ, मानस नहीं है। किसी को भी नहीं है ना? तनुष और अनिक किसी को भी नहीं है? चलो, आगे बढ़ते हैं फिर। अभी ये जो एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है Q स्क्वायर बाय 2 तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो बिकॉज़ Q इज़ इक्वल टू CV होता है। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि Q इज़ इक्वल टू CV तो ये CV स्क्वायर हो जाएगा बाय 2C तो ये हो जाएगा हाफ CV स्क्वायर भी लिख सकते हो और हाफ Q तो एनर्जी Q स्क्वायर बाय 2C हो गया और हाफ CV स्क्वायर भी लिख सकते हो तुम इसको और इसको जब तुम हाफ CV स्क्वायर वाले टर्म को ऐसे लिखोगे हाफ इंटू CV इंटू V तो CV की वैल्यू Q होती है तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो हाफ इंटू ये होती है एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। ईज़ी है। अभी देखो ये बस तुम्हें एक्सप्रेशन याद रखना पड़ेगा और जब-जब तुमसे क्वेश्चन पूछे जाएँगे तो इसमें बहुत टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, ईज़ी-ईज़ी क्वेश्चन ही आते हैं। पर अलोन एनर्जी का क्वेश्चन नहीं आता। क्वेश्चन जो आता है ना वो आता है मिक्स्ड अप क्वेश्चन। एनर्जी किसी के साथ मिक्स अप होगी। किसी जैसे सपोज़ तुमसे पूछेगा पहले तो सॉल्व करने को बोलेगा वो, कि पैरेलल टाइप के वो हैं और उनको सॉल्व करके उसपे चार्ज निकालो फिर उसमें एनर्जी निकालो। तो रुको मैं एक क्वेश्चन देख ही लेता हूँ। अच्छा, अच्छा एक ना एनर्जी से पहले मैं
ये लो ये वाला क्वेश्चन करना। पहले तो क्वेश्चन समझने की कोशिश करो, क्वेश्चन समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं समझ में आए तो फिर मैं समझा दूँगा। और अगर क्वेश्चन समझ में आ जाए तो फिर उसको सॉल्व करना स्टार्ट। फिर से आंसर क्या है? आंसर है 4। सर एक बार आप बता दो। अच्छा, देखो, a 5 microfarad resistor is fully charged fully by 220 वोल्ट सप्लाई। ठीक? यानी कि पहले जो ये चार्ज था ना, पहले जो कैपेसिटर था, पहले तो इसने कैपेसिटेंस तो 5 माइक्रोफैराड दिया हुआ, 5 इंटू 10 पावर माइनस 6, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज था वो 220 वोल्ट, इससे ये चार्ज हुआ है। इट इज देन डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई and is connected in series to another uncharged 2.5 microfarad capacitor. बोल रहा है if the energy change during the charge redistribution is this। अभी देखो इनिशियल केस में इसके ऊपर जब ये बैटरी से कनेक्टेड था, बैटरी ऑब्वियसली 220 वोल्ट की होगी, अभी ये पूरा वोल्टेज के अक्रॉस ये आया है। इनिशियल केस में अभी ये यहाँ था, हमें एक्चुअली एनर्जी चेंज कैलकुलेट करना है, तो इस इनिशियल केस में जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, हाफ ई वी स्क्वायर, व्हिच इज़ तुम कैलकुलेट कर सकते हो हाफ इंटू 5 इंटू 10 पावर माइनस इंटू 220 का स्क्वायर, ये इनिशियल एनर्जी है। अभी क्या किया इन लोगों ने, इसको यहाँ पर यहाँ से हटा के कनेक्ट कर दिया 2.5 माइक्रोफैराड कैपेसिटर के साथ। अभी बैटरी नहीं है, तो अभी वाले केस में क्या होगा कि ये वाला जो कैपेसिटर है 5 माइक्रोफैराड वाला, तो कनेक्ट कर दिया है इन लोगों ने 2.5 माइक्रोफैराड से। यहाँ पर समझने वाली चीज़ क्या है ना, देखो, ये जो 2.5 माइक्रोफैराड जो कैपेसिटर था, ये अनचार्ज्ड है, डिस्चार्ज्ड, इसमें नहीं है कोई भी कैपेसिटेंस, ठीक है? मतलब इसमें कुछ भी चार्ज नहीं है अभी। ये फुल्ली चार्ज्ड था, ये वाला कैपेसिटर 5 माइक्रोफैराड, क्योंकि अभी ये बैटरी से कनेक्ट होके आया है, तो इसमें फुल्ली चार्ज होगा, उसकी वैल्यू तुम निकाल सकते हो। Q नॉट इज़ इक्वल टू इसका 5 माइक्रोफैराड 5 इंटू 10 पावर माइनस 2 220, करेक्ट?
अभी यहाँ पर क्या है कि इसको कनेक्ट कर दिया गया है 2.5 माइक्रोफ़ारेड से। तो इस वाले केस में तुम्हें एनर्जी चेंज फाइंड आउट करना है। सर उसमें सेम 2.5 फुट करके माइनस कर देंगे उससे। नहीं, 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 तुम्हें इसके केस में एक्चुअली में पहले तो पोटेंशियल निकालना पड़ेगा, कॉमन पोटेंशियल। कैसे? देखो, जब मैंने कनेक्ट किया ना, देखो तुम जब इसमें निकालोगे, इसमें एनर्जी निकालने के लिए, इसकी एनर्जी निकालने के लिए तुम क्या करोगे? अगर तुम्हारे पास एक तरीका ये है कि इसको ये दोनों क्योंकि पैरेलल में कनेक्टेड हैं, दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो पैरेलल में कनेक्शन के बाद तुम इसका एक सी इक्विवेलेंट निकाल सकते हो व्हिच इज़ अगर मैंने इसको C1 बोला और इसको C2 बोला, तो सी इक्विवेलेंट मेरा हो जाएगा C1 C2 बाई C1 प्लस C2 करेक्ट? सर सीरीज में कनेक्टेड है। सीरीज़ में कहाँ कनेक्टेड हैं? पैरेलल में है ना, बैटरी कहाँ कनेक्टेड है इसमें? और अगर सीरीज़ में कनेक्टेड होंगे ओए होए होए! अच्छा, 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 अच्छा। सीरीज़ में बोला है ना, मैं भूल गया। दे आर कनेक्टेड इन सीरीज़ टू अनदर चार्ज। ओके, ओके। नहीं होगा उसमें। ये है, ये सीरीज़ से कनेक्टेड हो गए हैं। ये 1 था C1, ये था C2। C1 में तो ये हो जाएगा ना, सीरीज़ में क्या होता है, सीरीज़ में C इक्विवेलेंट इज़ इक्वल टू C1 C2 बाई C1 प्लस C2 हो जाता है और अगर पैरेलल में होते तो C1 प्लस C2 होता। तो ये सीरीज़ में है तो C इक्विवेलेंट C1 प्लस C1 C2 बाई C1 प्लस C2 हो जाएगा और इसकी जो टोटल एनर्जी हो जाएगी वो हाफ C इक्विवेलेंट इंटू V स्क्वायर जिसमें तुम्हें इस टोटल के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो निकालना पड़ेगा। ठीक है? या फिर दूसरा तरीका ये है कि तुम ये कर लो कि इसके अक्रॉस वोल्टेज निकाल लो V1 इसके अक्रॉस वोल्टेज निकाल लो V2 और दोनों को ऐड कर दो। हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर जिसमें कन्वीनिएंट हो। ठीक है? मैं क्या करूँगा देखो मैं इसको सॉल्व करने के लिए क्या करूँगा क्योंकि मुझे पता है कि जब मैंने इस वाले ऊपर वाले कैपेसिटर C1 को 5 माइक्रोफैराड को जब यहाँ से निकाला था तो इसके ऊपर चार्ज था Q0 इसके ऊपर तो चार्ज है Q0 और माइनस Q0 पर इसके ऊपर चार्ज नहीं था दूसरे वाले के ऊपर। ठीक है? तो अभी क्या होगा जब इसमें तुम टोटल चार्ज जो इसके केस में है अगर तुम उसे कॉमन वोल्टेज निकालोगे तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा C1 V1 जो कि टोटल चार्ज है डिवाइडेड बाई टोटल चार्ज इसमें यहीं पे इस सीरीज में टोटल चार्ज यही है Q0 में तो चार्ज है ही नहीं और जब सीरीज में कनेक्टेड होगा तो ये चार्ज इस पर भी आ जाएगा C2 पर भी आ जाएगा C1 V1 डिवाइडेड बाई C1 प्लस पर सी पर युग पता है ये सीरीज में कनेक्टेड होंगे तो बैटरी तो है नहीं ना इसमें। तो इन दोनों को कनेक्ट कैसे करोगे? अगर ये सीरीज में बोलता तो फिर इसको वोल्टेज देना पड़ता तुम्हें। इसमें सॉल्यूशन ही नहीं हो पा रहा है इसका। सर अगर 220 लेके सॉल्व करें तो 220 वो तब बोलता ना वो ये तब बोलता कि इस वाले केस में तुमने अगर उसकी लैंग्वेज ऐसी होती कि अगर इसने C1 कनेक्ट किया है ना यहाँ पे पहले से था 220 वोल्ट अगर पहले से है तो यहाँ पर एक और C2 ऐड हो जाएगा। अगर C2 हो जाएगा तो फिर तो इस पहले वाले केस का कोई मतलब ही नहीं था ना।
यस सर। 0 लेके हो जाएगा सर। 0 लेके हो जाएगा नहीं, वो तो जाएगा ही है। मैं बस ये बोल रहा हूँ, यहाँ पर ना, यहाँ पर जब ये कनेक्शन हुआ है तो ये ऐसे ही कनेक्टेड होगा, ऐसे करके कनेक्टेड है ये, बैटरी नहीं है। अब भले ही तुम इस केस में इनको सीरीज़ में कनेक्ट करो दोनों को, इसको और इसको आपस में सीरीज़ में कनेक्ट करो, लेकिन ये है तो एंड टू एंड ही कनेक्टेड ना। सर हाफ क्या कहते हैं सर, हाफ सीरीज को लगाएंगे तो हाफ हुँ, नहीं वो तो ठीक है, लेकिन डालेंगे। हमारी आवाज़ कट-कट के आ रही है। क्योंकि इसके केस में क्या होगा ना, देखो जैसे ये है, ये ऐसे कनेक्टेड है, तो ये एंड टू एंड कनेक्टेड, अगर ये बोलता ना कि बैटरी कनेक्टेड है, तो मैं मानता कि ये सीरीज़ में कनेक्ट हो सकते थे, यहाँ पर एक बैटरी है। यहाँ ये एंड टू एंड ऐसे कनेक्टेड है। भले ही ये दोनों सीरीज़ में थे, पर ये कनेक्टेड होंगी पैरेलल में, माना जाएगा इनको पैरेलल में, क्योंकि कोई बैटरी ही नहीं है ना। हाँ सर, अगर बैटरी नहीं है तो वोल्टेज 0 होगी। हाँ, वोल्टेज बैटरी होगी तो वोल्टेज 0 होगी, तो मतलब ये दोनों पैरेलल की तरह ही तो कनेक्टेड है। इन दोनों के अक्रॉस जो वोल्टेज डिफरेंस होगा वो बिल्कुल सेम होगा। क्यों? तो पहले ऐसे किए तो मेरा 4 आ रहा है। नहीं, नहीं यार, तुम्हारा आंसर भले ही कुछ भी आए, लेकिन प्रोसीजर सही होना चाहिए ना। कभी-कभी बाय द वे भी आ जाता है आंसर। यहाँ क्या है देखो, ये ऐसे कनेक्टेड होंगे, यहाँ क्या होगा ना कि इसके ऊपर चार्ज था प्लस क्यू नॉट और माइनस क्यू नॉट, इसके ऊपर नहीं था, पर वोल्टेज सेम था। तो यहाँ क्या होगा कि तुम इसमें ऐसा कर सकते हो कि इसके जो नेट वोल्टेज जो आ जाएगा वो हो जाएगा जैसे C1 प्लस C2 इंटू वी, क्योंकि ये पैरेलल में कनेक्टेड हैं। इसको इसका जो नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वो C1 प्लस C2 होगा। C1 प्लस C2 इंटू वी इज इक्वल टू जो ये टोटल चार्ज जो क्यू नॉट जो था वो टोटल इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो यानी कि C1 प्लस C2 इंटू वी इक्वल टू C1 इंटू V1 होना चाहिए। मतलब मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कर रहा हूँ। इस पर जो चार्ज आया है, मतलब इस पर अब जो चार्ज आया है Q1 माइनस Q, और इस पर जो चार्ज आया है प्लस Q2 और माइनस Q2, इन दोनों का जो सम है Q1 प्लस Q2 वो Q नॉट के बराबर होना चाहिए। क्योंकि जब पूरा चार्ज वो हुआ था ना, ये पहला वाला चार्ज पूरा का पूरा चार्ज हुआ था, वो चार्ज होने के बाद वही चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ है दोनों में, क्योंकि बैटरी है नहीं आपकी बात। समझ रहे हो ये वाली चीज? ठीक। तो Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q नॉट हो जाएगा। मैं पहले सॉल्व करके दिखाया था तुम्हें फटाफट, फिर उसके बाद देख लेना। Q1 प्लस ठीक Q2 इज है। इक्वल टू Q नॉट, ये C1 V1 दोनों के अक्रॉस वोल्टेज सेम है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा वोल्टेज, कॉमन वोल्टेज जो इनके अक्रॉस हो जाएगा वो हो जाएगा C1 V1 बाई C1 प्लस C2 की वैल्यू तुम अपन निकाल लेते हैं। 5 बाई 5 प्लस 2.5 यानी कि 5 प्लस इंटू वोल्टेज V1 निकाल लो, तो तुम्हारा 20 वोल्ट था, की वैल्यू तुम्हारी आएगी 5.53 इंटू 220, ये कॉमन वोल्टेज आ गया। अभी तुम्हें इस केस में जो एनर्जी निकालनी है वो हाफ सी इक्विवेलेंट इंटू वी स्क्वायर होगी, यानी कि हाफ इंटू C1 प्लस C2 इंटू वी स्क्वायर, वी तुमने निकाला है, तो ये जो एनर्जी हो जाएगी ये फाइनल केस में हो जाएगी हाफ इंटू C1 प्लस C2 इज 5/2 प्लस 5 यानी कि 5 टू 2/3 होल स्क्वायर इंटू 220 होल स्क्वायर। अभी यहाँ पर इसको ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइक्रो फैराड में ये मल्टीप्लाई हो जाएगा हाफ इंटू कैंसिल कर 5/3 इंटू 220 स्क्वायर टू 10 पावर माइनस, और इनिशियली जो था, इनिशियली एनर्जी ये वाली थी। पूछ रहा है क्या हमसे? चेंज इन एनर्जी। इन दोनों को तो माइनस कर दो, E1 माइनस E2।
5/2 5/3 220 है 210 ये कैलकुलेट करना कितनी वैल्यू आ रही है तुम्हारी? फोर्टी 4 आ रही है सर। 4 आ रही है ना? ये आंसर 4333.333 ऐसे कुछ आएगा, ऐसे आ रहा है। सर फिर वो एक्स बार ओ से कर देंगे डिवाइड। हाँ, ये पे मैंने कुछ 10 पावर माइनस 6 गायब किया है क्या? माइक्रो फैराड। सॉरी सर। आंसर तो मुझे पता है, आंसर तो तुम्हारा 4 ही आ रहा है, क्या आ रहा है? सो हम्म सर इसे वैसे कर सकते थे, जैसे अगर हमें सी इक्वलेंट 5 माइक्रोफैराड दिया है और फिर अगला सी इक्वलेंट 2.5 दिया है, मतलब C/2। तो फिर अगर दूसरे में कनेक्ट करेंगे तो टोटल चार्ज वो सी इक्विवेलेंट हो जाएगी 3C/2। जब दूसरे कैपेसिटर में कनेक्ट करेंगे ना तो 3C/2 हो जाएगी। पर वो क्वेश्चन तो वही, वो देखो, वो वे ऑफ सॉल्विंग है, मैंने एक्चुअली बस कैलकुलेट करके दिखाया है। वे ऑफ सॉल्विंग वो तो ठीक है, लेकिन वो 3C/2 वो तभी तो होगी जब तुम उनको पैरेलल में मानोगे। सर पैरेलल में कैपेसिटर में तो, देखो यहाँ क्या हाँ है सर ना, पैरेलल में ही होगा। हाँ समझ रहे हो ना तुम, वही है। यहाँ पर बस एक बार ये देख लेना, 10 पावर माइनस 6 वाली जो चीज है, कहीं पे क्या मिस कर दिया है। हाँ, ये वोल्टेज जो है ना, इस वोल्टेज में वोल्टेज तो मेरी ठीक आ रहा है, इसमें 10 पावर माइनस 6 नहीं आएगा। मेरा आंसर 0.4 में क्या, एक मिनट, 0.4 क्यों आ रहा है? आंसर 4 आ रहा है ना? अच्छा, ओके ओके, हाँ ठीक तो है, ठीक है, 0.04 आ रहा है ना? हाँ, इसने 4/100 किया, हाँ सही है, एकदम करेक्ट है। 100 दिया है। हाँ हाँ, वो मैं देख नहीं पाया था, h/100 मतलब 4/100, अप्रोक्सीमेट आंसर 4 आ रहा है। समझे? यहाँ पर क्या है ना, देखो, यहाँ क्या है कि ये जो सीरीज तुम देख रहे हो ना, ये सीरीज कंफ्यूज करेगा, कर रहा है। क्योंकि देखो, अगर तुम लोग इसको ऐसे मान के चलते ना, यहाँ पर जैसे दो कैपेसिटर्स हैं C1 एंड C2, C1 एंड C2 कैपेसिटर अगर 220 वोल्ट से कनेक्टेड हैं, तो फिर उसके केस में 220 वोल्ट से अगर कनेक्टेड है ना, तो उसके केस में तुम्हें ये देने की जरूरत नहीं थी, क्या नाम है, ये पहला वाला केस देने की जरूरत नहीं थी। पहला वाला केस में तो एनर्जी जो थी वो ये थी, ये वाली थी, लेकिन नए वाले केस में तुम्हारी एनर्जी पता है कितनी डिस्ट्रीब्यूट होती, वो डिफरेंट होती। ये 220 वोल्ट से चार्ज आता है इस पे, सीरीज में चार्ज सेम होता है, और ये जब सीरीज में कनेक्टेड है तो इनका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वो होगा C1 C2/C1 + C2, करेक्ट? कितना होगा वो ये बताने के बाद, C × C/2/3C/2, करेक्ट है ना? तो C/3 हो जाएगा, C/3 हो जाता, और तुम उसके केस में चार्ज निकालते, जैसे ये बन गया तुम्हारा ऐसा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वाला सिस्टम, 220 वोल्ट वाला। तो यहाँ पर जो तुम्हारा ये C/3 आता था, Q जो आता ना, Q आता 220 वोल्ट इंटू C/3 ईवी। अब ये चार्ज दोनों पर है, तो तुम दोनों के अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस निकाल सकते हो, V1 V2। कैसे? जो V1 आ जाएगा वो आ जाएगा आपका Q/C1,
व्हिच इज़ 220 इंटू C/3 डिवाइडेड बाई उसका कैपेसिटेंस। तो पहले वाले के अक्रॉस जो वोल्टेज आ जाएगा वो आ गया 220/3 और सिमिलरली दूसरे वाले के अक्रॉस जो वोल्टेज आ जाएगा वो आ जाएगा 110/3 Q/C/2 होता है ना, सॉरी 440/3। ठीक है? अब जब तुमने हर दोनों के अक्रॉस वोल्टेज निकाल लिया तो उसके अक्रॉस तुम्हारी जो एनर्जी होगी वो हाफ इंटू C इंटू 220/3 स्क्वायर प्लस हाफ इंटू C/2 इंटू 440/3 होल स्क्वायर। ये इस केस में एनर्जी होगी जो तुम कह रहे हो। समझ रहे हो? जो अगर यस सर। अगर उस तरीके से तुम सॉल्व करते क्योंकि तुम अगर 220 वोल्ट में जैसे पहला केस तो वो हो गया और 220 वोल्ट बैटरी यहाँ पर लगाते इधर इधर और इस 220 वोल्ट के अक्रॉस दोनों कैपेसिटर लगाते तो एनर्जी ये आती। पर ये बोल नहीं रहा है। मैंने ये आइडेंटिफाई कैसे किया था क्योंकि जब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ तो सेकंड वाले पार्ट में इसने ये बिल्कुल भी नहीं कहा है कि सेकंड वाले कैपेसिटर को हमने बैटरी के अक्रॉस कनेक्ट किया है। बस उसने दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया है इतना बोला है। पर बैटरी के अक्रॉस कनेक्ट नहीं किया है इसकी वजह से ये एंड टू एंड कनेक्टेड होंगे जो कि एक्चुअली पैरेलल का सिस्टम होगा। अब सर बताओ आपने कंक्लूड कैसे किया कि पैरेलल में होंगे? क्योंकि यार इसने बैटरी नहीं लगाई हुई ना। देखो अगर बैटरी नहीं लगाई इसने बैटरी नहीं लगाई होगी तो इस केस में मेरा सिस्टम ये वाला बन जाता है। ये जो बना हुआ है ये वाला। अब ये बना हुआ सिस्टम एक्चुअली पैरेलल का सिस्टम ही है क्योंकि अगर इसका इस कैपेसिटेंस का जो वन एंड है ये वाला एंड है दूसरा एंड बी ले लो और जो दूसरा वाला कैपेसिटेंस है उसका जो दूसरा एंड है वो ए से ही कनेक्टेड है। इसका मतलब जो दो एंड्स है ना मेरे एक तो ये ए और एक ये बी ये दोनों के दोनों एक ही मतलब सी वन और सी टू के जो दोनों एंड है वो वही एंड है। तो दोनों के जो एंड है वो बिल्कुल सेम है मतलब सी1 का जो एक एंड है वो सी2 का दूसरा एंड है सेम एंड्स। इसलिए हम मानेंगे कि ये पैरेलल में। ओके। ओके सर, क्लियर है। हम्म इसलिए हम पैरेलल में मानते हैं। इसलिए मैंने पैरेलल में थोड़ा सा ट्रिक इसमें यही था। अच्छा मुझे बताओ सबको समझ में आया कि नहीं है? तो कुछ एक्सप्लेनेशन की जरूरत तो नहीं? मानस समझ में आया? हाँ सर। और तनुष अनिक अनिक बताओ। हाँ सर, समझ आया। समझ आ गया ना? तनुष तुमको समझ में आया? यस सर। हम्म तो इसके बाद में तुम्हें एक और क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन एक्चुअली आने चाहिए एग्जामिनेशन में क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है मतलब ये कॉम्बिनेशन है। ये वाला क्वेश्चन दूंगा ना मैं तुम लोग इसमें मैकेनिक्स भी इन्वॉल्व है पोटेंशियल वगैरह भी इन्वॉल्व। ये देखो क्वेश्चन को पढ़ो फिर समझो फिर इसमें अप्रोच लगाओ।
क्वेश्चन समझ में आ गया? अगर क्वेश्चन समझ में आ गया हो, तो मुझे बताओ कि इसका को सॉल्व करने का तुम्हारा अप्रोच क्या होगा? ये एक्चुअली एनर्जी का नहीं है, ये बेसिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है। मतलब जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना तुम्हारा इसका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का वो। अभी तक तो सबने पढ़ लिया होगा ना? मुझे ये बताओ आइडिया आ रहा है कि नहीं सॉल्व करने का? ये सर कैपेसिटेंस तक तो फाइंड आउट कर लूंगा। ये फिर एसएचएम वाला फंड ऑसिलेशंस वाला फंडा आता नहीं। इसमें एसएचएम है नहीं। इसने हम्म, इसने एसएचएम नहीं पूछा है तुमसे। एसएचएम वाला मैंने क्वेश्चन दिया नहीं है, मैं देना चाहता था लेकिन मैंने दिया नहीं अभी क्योंकि तुम्हारा एसएचएम हुआ नहीं है। इसमें क्या है इसमें बस ये इक्विलिब्रियम बोल रहा है। देखो मैं तुम लोगों को थोड़ा-सा ना एक अप्रोच बता देता हूँ कि है क्या। कैपेसिटेंस वगैरह तुम सब निकाल लोगे इसका कैपेसिटेंस बोला मैंने तो वो निकाल लोगे, इसका कैपेसिटेंस बोला तो मैंने वो निकाल लोगे। वैसे बताना मानस क्या होगा कैपेसिटेंस की वैल्यू एक बार? कैपेसिटेंस हम लोग फाइंड करेंगे एप्सिलॉन नॉट ए बाई हुँ, डी माइनस टी हुँ। प्लस टी बाई के। नहीं इक्विवेलेंट बता रहे हो तुम, है ना? हाँ। इक्विवेलेंट नहीं, कोई बात नहीं, ये सही है, इक्विवेलेंट है। कैपेसिटेंस अगर C1 निकाल के दोगे तो तुम्हारा आएगा एप्सिलॉन नॉट K एप्सिलॉन नॉट A के बाई एप्सिलॉन नॉट ए बाई टी। T। T2 अगर तुम निकालोगे तो वो हो जाएगा के एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन एप्सिलॉन नॉट ए बाई T डी माइनस। माइनस टी। अभी देखो अप्रोच क्या है? अप्रोच ये है कि अगर ये यहाँ पर इक्विलिब्रियम में है, तब ध्यान से सुनना है। अगर ये यहाँ पर इक्विलिब्रियम पोज़ीशन में आया है, व्हिच इज़ सम डिफ्लेक्टेड पोज़ीशन फ्रॉम द वर्टिकल जो कि हम मान के चलते हैं, मान लेते हैं है। अब ये डिफ्लेक्ट क्यों हुआ? ये डिफ्लेक्ट इसलिए हुआ क्योंकि इस पर एक इलेक्ट्रिक फ़ील्ड लगेगी, क्योंकि हम जानते हैं कि इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमेशा एक इलेक्ट्रिक फ़ील्ड होती है अंदर, है ना? वो अपन कल कैलकुलेट कर चुके हैं, वो कल कैसे आती है वो हम जानते हैं। और यूजुअली अगर तुमने इन दोनों के बीच का वोल्टेज निकाल लिया सपोज़ कि वोल्टेज अगर V2 निकाल लिया तुमने, सिंपली ये जो इलेक्ट्रिक फ़ील्ड होगी तुम जानते हो कि इलेक्ट्रिक फ़ील्ड इज़ इक्वल टू वोल्टेज डिफरेंस V2 डिवाइडेड बाय D माइनस T, करेक्ट? वोल्टेज डिफरेंस डिवाइडेड बाय इसका डिस्टेंस E इक्वल टू V बाय D। अगर तुमने ये तो इसको इलेक्ट्रिक फ़ील्ड को निकालने के लिए ये वोल्टेज निकालना ज़रूरी है, इसके लिए शायद तुमको कैपेसिटेंस की ज़रूरत पड़े। अब वो तुम्हारे ऊपर है, तुम कैसे सॉल्व करोगे? पर मुझे सिर्फ़ इलेक्ट्रिक फ़ील्ड से मतलब है। इलेक्ट्रिक फ़ील्ड मैंने निकाल लिया, तो उस इलेक्ट्रिक फ़ील्ड की वजह से इस चार्ज के ऊपर एक फ़ोर्स लग रही होगी व्हिच इज़ E इंटू Q। ये फ़ोर्स रिस्पॉन्सिबल है इसको डिफ्लेक्ट करने के लिए। अब इस धागे पर ऊपर जो स्ट्रिंग है, इस पर एक टेंशन लग रही होगी। दूसरा यहाँ पर एक mg लग रहा होगा, का जो mg है फ़ोर्स। तो यहाँ पर अगर तुम इसका इक्विलिब्रियम क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है, अगर तुम इसका इक्विलिब्रियम देखो तुम लोग, तो इसका
टॉप पोज़ीशन इसकी जो वर्टिकल फ़ोर्स होगी वो होगी T cos थीटा और इसकी हॉरिज़ॉन्टल जो फ़ोर्स T sin थीटा विल बी इक्वल टू एंड T cos थीटा विल बी इक्वल टू mg। तो उसके केस में अगर आप 1/2 को डिवाइड करोगे आपस में, तो tan थीटा आएगा, tan थीटा विल बी इक्वल टू E बाई mg, जो कि तुम यहाँ पर हर एक आंसर में देख पा रहे होगे कि Q और mg है, करेक्ट? tan इनवर्स भी है। बेसिकली कहानी जो है ना वहाँ पर आके रुक जाती है, थीटा इज़ इक्वल टू tan इनवर्स Q बाई mg इलेक्ट्रिक फील्ड। अब तुम लोग मुझे ये बताओ, मैंने तुम लोग को काफ़ी हिंट दे दिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए तुम्हें वोल्टेज निकालना पड़ेगा या V2, ये कैसे निकालोगे इसमें? सर क्यू इज इक्वल टू सीवी से। हाँ, ऑब्वियसली उससे ही निकालोगे। पर कैसे निकालोगे? क्योंकि देखो यहाँ पर ही ध्यान देना, इसने ऑलरेडी तुम लोगों को ये बता रखा है कि ये जो कैपेसिटर के जो 2 एंड्स हैं, उनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V1 प्लस V2 है। अरे यार! इससे एक्चुअली देखो, अभी देखो ये एक एंड माइनस V1 पर है, एक एंड प्लस V2 पर है। इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V2 माइनस ऑफ माइनस V1 है ना। ये V2 प्लस V1 हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है? दोनों के बीच में, A और B के बीच में। भाई मुझे तो ये समझ में आ रहा है क्योंकि चारों आंसर में एक्चुअली में V2 माइनस V1 2 में है और V1 प्लस V2 तो शायद मेरे हिसाब से ये तो होने नहीं क्यों मानस? बस मैं इतनी हेल्प कर सकता हूँ, इसके आगे तुम्हें निकालना पड़ेगा। एक बार वो भी समझा दीजिए, आपने ऊपर E इज इक्वल टू V2 अपॉन D माइनस टू भी लिखा है। ये तो वो है। अरे! इस पहले मैंने देखा नहीं तो वो V2 इसको वोल्टेज डिफरेंस V मान लो। मतलब बेसिकली क्या है कि ये जो 2 एंड्स है ना, ये वाली प्लेट, मिड वाली प्लेट और ये जो राइट हैंड वाली प्लेट है, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मैंने V माना था। मुझे पता नहीं था क्योंकि वहाँ पे V2 दिया हुआ है इसलिए मैंने V मान लिया। V2 मान लिया था उस समय, पर मैं थोड़ा-सा करेक्शन कर रहा हूँ, उसको V मान लो, इससे कन्फ्यूज़न इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है, डिस्टेंस D माइनस T है, तो तुम्हें पता होता है ना E इज़ इक्वल टू माइनस dV बाई dr। के बीच में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 2 प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड अगर E है, तो मैं ये नहीं लिख सकता V डिवाइडेड बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस माइनस T, तो यूज़ करके लिखा है मैंने। और सर इसमें मीडियम है, उसमें नहीं होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। होगी, मीडियम में भी होगी, पर मीडियम से हमें मतलब नहीं है ना, हमारा जो वो है पेंडुलम वो मीडियम वाले इसमें थोड़ी ना है। हमारा पेंडुलम ओके अगर ओके। अगर पेंडुलम मीडियम वाले केस में दे देता हो, मीडियम में दे देता तो मैं मीडियम में लगाना पड़ता। मीडियम की इलेक्ट्रिक फील्ड यूज़ करनी पड़ती। पोटेंशियल डिफरेंस में मीडियम वाले रीजन। अनुष, अनिक कोई डाउट तो नहीं है ना यहाँ तक? नो सर। अभी तुम लोग यहाँ पर अपने आइडियाज़ लगाओ और अपनी सॉल्विंग एबिलिटी लगाओ, जिससे कि तुम्हारा काम है बस ये वोल्टेज निकालना। अगर तुमने वोल्टेज निकाल लिया ये वाला, तो तुम्हारा काम खत्म, आंसर आ जाएगा। तुम लोग जो है ना अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम प्रॉब्लम सॉल्विंग में लगाओ। कॉन्सेप्ट तो तुम हर जगह से कवर कर लो। कॉन्सेप्ट सिर्फ कॉन्सेप्ट देखे जाएँ तो इसके ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट कवर हो गए हैं। एक एडवांस के लिए जो लॉ होती है वो बची है, एक चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग, 10 मिनट में कवर हो जाएगा।
सर कितने चैप्टर हो गए हैं? फिजिक्स में फिजिक्स में हो गए यस हैं सर। फिजिक्स में हो गए हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया है, पोटेंशियल एनर्जी हो गया है, तीन और चार पोटेंशियल हो गया है। उधर उधर 11th में काइनेमेटिक्स हो गया है, मोशन इन ए प्लेन हो गया है। ठीक है 4 सर। 4 चैप्टर इनकी वीडियोस मेरी ठीक। वीडियोस रिकॉर्डिंग में तुम्हें मिल जाएँगी, है ना? ठीक है उस सर। उसमें सुन देख लेना तुम। ठीक है सर। सर इसके बाद कौन सा होगा? उसके बाद फिर 11th का होगा। 11th का मैं कौन-सा वर्क पावर एनर्जी लूँगा क्योंकि उसकी इम्पोर्टेंस बहुत है। ठीक है सर। ऐसे ही कवर करेंगे हम, जैसे एक 12th का, एक 11th का, एक 12th का, एक 11th का। ठीक है सर। सर एक रिक्वेस्ट था। हाँ, बोलो। क्या बोलते हैं, वर्क पावर एनर्जी लेने के बाद ना ऑप्टिक्स स्टार्ट कर दोगे क्या? वो 12th का है ना? हाँ, कर हाँ। देंगे, ठीक है। किसी और को प्रॉब्लम तो हुई? नो सर, मेरा नहीं है भी ना? वही आ हाँ, क्योंकि सभी को ही रे ऑप्टिक्स 12th में तो सभी हो ना, रे ऑप्टिक्स तो तुमको करना ही, पहले कर लेंगे उसमें। तब इसके बाद पहले वर्क पावर एनर्जी करेंगे, फिर रे ऑप्टिक्स करेंगे, है ना? हाँ सर। या सर पहले मॉडल फिजिक्स भी कर सकते हैं, उसका बहुत वेटेज है, एंड में वो छूट जाता है। नहीं, कर तो सकते हो, लेकिन मुझे लगता है इसका एग्ज़ाम है। अब तुम अच्छा लोग अच्छा। अगर क्यों माइनस है ना? एग्जाम का नहीं सर, मतलब मॉडर्न फिजिक्स तो क्लियर है क्योंकि केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर भी पढ़ते हैं ना, रिलेटेबल है हुँ, इसलिए। ऑप्टिक्स थोड़ा आता नहीं है। आपको थोड़ा ज़्यादा टफ लगता है, हाँ। ठीक है। ये अनिक अनिक ने बताया था मुझे, ये तनुष ने बोला था अभी, मॉडर्न फिजिक्स मैंने सर तनुष। ने बोला था। तनुष, वैसे मॉडर्न फिजिक्स जो है ना तुम्हारी, इसमें भी कवर होगी क्या? तुम लोगों का सॉल्यूशन ऐसा कर सकते हो, देखो अभी रे ऑप्टिक्स कवर कर लेते हैं क्योंकि और वो किसी को प्रॉब्लम नहीं है, और जो तुम्हारा जो वो है मॉडर्न फिजिक्स, केमिस्ट्री में कवर कर लेंगे अपन, क्योंकि ठीक तुम्हारा है सर। एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला जो वो है ना रीजन, वो मॉडर्न फिजिक्स, फिजिक्स का मॉडर्न फिजिक्स और केमिस्ट्री का एटॉमिक वगैरह वो सब। ठीक है सर। हाँ, सेकेंड वाला ऑप्शन है क्या सर? नहीं, सेकंड तो मैंने पहले ही काटा था ना। ओ हाँ ना। फोर्थ है, सी वन आ रहा है। नहीं, वो फोर्थ में नहीं है। फोर्थ आ रहा है मेरा। तुम भाई साहब, मैं बता रहा हूँ, मैं हमारा गैसिंग, तुम गैसिंग वाला गेम बंद करो। नहीं नहीं नहीं, लाइक सी वन आ रहा था मेरा, सी ठीक टू है सर नहीं आ रहा। ऑप्शन। ये ऑप्शन है ना? यस सर। मानस का नहीं आ रहा, सॉल्व करके। जो तुम्हारा आ रहा है, नहीं सर, मेरा भी नहीं आया। तो चलो फिर मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। ये जो सिस्टम है, ये एक्चुअली में ये सिस्टम ऐसा है कि यहाँ पर 2 कैपेसिटेंस है तुम्हारे पास, एक C1 और एक C1 और ये C2, और इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है हमारा V1 प्लस V2। V1 प्लस V2 इसका मतलब ये मत समझना कि इसके C2 के अक्रॉस V2 होगा, C1 के अक्रॉस V1, बिल्कुल भी। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इसमें V। अभी इसमें हमें पता है क्योंकि ये तो सीरीज में कनेक्टेड है, सीरीज में इन दोनों के, इनके अक्रॉस चार्ज सेम रहेगा, चार्ज फ्लो सेम होगा। तो यहाँ पर इसको अगर मैंने कन्वर्ट किया सी इक्विवेलेंट में, तो मेरा ये एक सी इक्विवेलेंट जो बनेगा, उसकी वैल्यू होगी इक्विवेलेंट इज इक्वल, सीरीज में C1 C2 बाई C1 प्लस C2 हो जाएगा। सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 C2 बाई C1, और फिर के अक्रॉस जो वोल्टेज डिफरेंस है वो V1 प्लस V2। चार्ज कितना हो जाएगा यहाँ पे, चार्ज तो सेम ही जा रहा है ना, Q इज इक्वल टू सी इक्विवेलेंट इंटू V1 प्लस V2। मैंने Q निकाल लिया, तो C1 C2 बाई C1 प्लस C2 तो V1 प्लस V2।
यही चार्ज ऊपर भी जा रहा था इसमें। तो ये इसके अक्रॉस अगर मुझे Q1 निकालना है, सॉरी V1 निकालना है, अगर इसके अक्रॉस V निकालना है, मुझे वैसे C1 के अक्रॉस नहीं निकालना कुछ, मुझे मुझे C2 से मतलब है, दूसरा वाला जिसमें मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, उसका वोल्टेज निकालना है। इसका जो वोल्टेज होगा V, वो होगा इस पर जो चार्ज है Q, जो इसके अक्रॉस फ्लो हो रहा है, वो चार्ज Q बाई V, Q इज़ इक्वल टू C2 इंटू V, यानी कि Q बाई C2 अगर मैं करूँगा तो मेरे पास V आ जाएगा। Q मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, मेरे पास क्या आएगा C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 V1 प्लस V डिवाइडेड बाई C2 मुझे देगा। हाँ यार, मानस तुम्हारा आंसर सही आ रहा है। ये तो बोल रहा हूँ से नहीं तो C1 इस आ रहा है, C2 नहीं आ हाँ, रहा। नहीं इसने गलत दिया हुआ है इसका मतलब फिर। हाँ, इसमें आंसर की में गलत लिखा हुआ है आंसर। हाँ, तो वोल्टेज जो होगा ना इसमें, सर ये वोल्टेज आपने दूसरे का पैटर्न उसके स्पेक्ट में निकाली है ना, C2 के में? C2 के में क्या किया? ये आपने Q बाई C2 जो जिस कैपेसिटर वो है जिसमें बॉल है उस वाले के रिस्पेक्ट में निकाली है ना? हाँ, उस वाले का निकाला है। जो कैपेसिटर में बॉल है ना, खाली वाला, उसको C2 माना है। ओके सर। तुम्हारा जो आंसर आएगा वो यही आएगा। इसका गलत है आंसर। सर ये मेंस का क्वेश्चन है, अब इसका आंसर अगर पेपर में ही गलत था तो फिर मतलब बच्चों ने मार्क क्या किया होगा? नहीं, 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 पेपर में गलत नहीं था। ये आंसर की जहाँ पे मैं देख रहा हूँ, मैंने क्वेश्चन बुक से लिया है ना, एक क्वेश्चन बुक में था, वहाँ से लिया है ये। अब उस बुक में तो आंसर की वो लोग गलत लिख सकते हैं ना, जेईई मेन में थोड़ी ना गलत करेंगे। अच्छा अच्छा, ओके सर। और सही बताऊँ, क्योंकि ये स्टार्टिंग स्टार्टिंग में है ना, अभी तुम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे ना तुम लोग, तो गलत नहीं होगा। सर सी होना चाहिए मेरे हिसाब से तो। क्यों? तभी रीज़निंग मैंने बताओ। मैंने क्वेश्चन कर रखा है। तो मुझे वो बताओ, रीज़निंग बताओ ना, क्यों? सर ये मैं आपको मतलब फोटो खींच के भेजी जैसे मैंने की है। हाँ, हाँ, भेजो। क्लास में भेज दूंगा सर, अभी मेरा फोन नहीं है। हुँ। एक बार और चेक कर लेता हूँ। क्यों तुम्हारा ये सी वेरी गुड। नहीं, नहीं, एक बार मुझे वर्किंग भेजना। इसका आंसर यही है। ठीक है ठीक है। सर। हुँ, ये हो गया। अच्छा, इसके बाद ठीक हो गई। अच्छा, नेक्स्ट वाले में मैं तुम्हें 2 लॉज़ ऑफ कैपेसिटर, मुझे इसका तनुष ने किया है ना? तनुष मुझे इसकी यस सर। वर्किंग भेजना, ठीक है फिर मैं सर। बताऊँगा। फिर मैं तुम्हें बताऊँगा इसमें तुम्हारी गलती है, उसमें कुछ वो गलती पॉइंट आउट करना ज़रूरी है, ठीक है सर। कि ये जो तरीका है इसी से ही सॉल्व करते हैं। ये तो मुझे अभी बताओ, कहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो रही है? चलो, एंड करते हैं। ठीक है सर।
ठीक है सर। यू सर।